तो आज हम बात करेंगे कि NISM बेहतर है या NCFM बेहतर है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये पता चले कि एज अ स्टूडेंट आपको NISM को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या NCFM को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोग NISM और NCFM को कंपेयर कर रहे हैं और आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, बट उन्हें आधी चीज़ें पता हैं या वो आधी चीज़ों पे आपको फोकस करा रहे हैं। जब मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं NISM के साथ जुड़ा हूँ फॉर CP प्रोग्राम्स। मैं NSC एकेडमी के साथ क्लोजली जुड़ा हूँ, उनके लिए मैंने कुछ कोर्सेज डिलीवर भी किए हैं और कोर्सेज उनके लिए डिज़ाइन करके भी दिए हैं। तो जब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा तो आपको समझ में आएंगी कि ये सबसे बेमानी बात है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं NCFM बढ़िया है या NISM बढ़िया है। तो आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि NISM किसकी बॉडी है, NISM करा कौन रहा है। तो NISM करा रहा है सेबी की एक बॉडी है NISM। तो फिर NCFM किसकी बॉडी है? जो NCFM है वो NSE की बॉडी है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बॉडी है। अब अगर आप हायरार्की देखेंगे तो सबसे बॉटम में होता है क्लाइंट, उसके ऊपर में होता है ब्रोकर, उसके ऊपर में होता है एक्सचेंज और एक्सचेंज के ऊपर में होता है रेगुलेटर। तो अब मैं अगर बात करूं तो दोनों बराबरी पे तो नहीं है, एक रेगुलेटर का सर्टिफिकेशन है और एक एक्सचेंज का सर्टिफिकेशन है। अब ये कहानी को हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। अब होता ये है कि ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग देखते हैं, जब आप अपने मोबाइल पर बैठे बैठे या लैपटॉप पे बैठे बैठे ट्रेड कर रहे हैं, ये जो ट्रेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ये स्टार्ट हुई थी NSE के द्वारा। कब स्टार्ट हुई थी? लेट 1990s में, अर्ली 2000 में। क्या तब NISM था? जी नहीं, NISM तब एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो क्या उस समय एक्सचेंज को नहीं लगा होगा कि हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जिन्हें इस फील्ड के बारे में, टेक्निकलिटीज़ के बारे में और फंडामेंटल्स के बारे में क्लियर कट जानकारी हो? तो इस उम्मीद के साथ उन्होंने NCFM के सर्टिफिकेशन स्टार्ट किए थे। अब ये सर्टिफिकेशन करते क्या थे? अगर मैं एक डीलर बनना चाहता हूँ तो कोई भी फील्ड की स्टडी करके मैं डीलर तो बन सकता हूँ स्टॉक मार्केट पे, बट मुझे स्टॉक मार्केट के नियम कायदे कानून तो पता होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने NCFM में डीलर्स मॉड्यूल लेकर आया, उन्होंने म्यूचुअल फंड के मॉड्यूल्स लेकर आए, उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस के मॉड्यूल लेकर आए, फिर टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल लेकर आए। और अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 40 से ज़्यादा सर्टिफिकेशन आपको NCFM में मिलेंगे। तो उस समय क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने एग्जाम्स नहीं लाए? जी हाँ, बिल्कुल, धीरे धीरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपने एग्जाम लेकर आए। इसके बाद आपकी शायद जानकारी में ना हो, कमोडिटी एक्सचेंजेस ने भी अपने अपने एग्जाम लेकर आए। यानी MCX के टर्मिनल को अगर आपको यूज़ करना होता था तो मैंडेटरी तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी आपको एक सर्टिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं तो एक एडेड एडवांटेज होता था। NCDX जो कि एक और कमोडिटी एक्सचेंज है, उन्होंने भी अपने सर्टिफिकेशन एग्जाम्स लेकर आए, लेकिन ये कभी भी मैंडेटरी नेचर की तरह नहीं थे। अगर मैं बात करूं इक्विटी डेरिवेटिव्स की तो वहां पर थे, लेकिन ब्रॉडर तौर पर अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज का कहना होता था कि अगर आप एक सर्टिफिकेशन रन कर रहे हो, अगर आप एक सर्टिफिकेशन करके रखे हो तो ये आपका एक एडेड एडवांटेज है। अब हम आते हैं NISM में। जब जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस किया तब रेगुलेटर ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम था NISM। पहले उन्होंने लिमिटेड सर्टिफिकेशन स्टार्ट किए, अब धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं और अगर आज की डेट पर आप देखेंगे तो 30 से ज़्यादा मॉड्यूल NISM पे आपको मिल जाएंगे।
अब आप कहेंगे अभिषेक क्वेश्चन तो अभी भी वहीं का वहीं है, NISM या NCFM। तो देखिए कुछ हिंट मैंने आपको दिया है। जैसे जैसे NISM ने अपने मॉड्यूल्स लाए वैसे वैसे जो मैंडेटरी एग्जाम्स हैं, अगर कोई इक्विटी डेरिवेटिव डीलिंग करता है उसे इक्विटी डीलर का एग्जामिनेशन पास करना ही होगा। ये अब काम कर रहे हैं NISM के जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं, अभी तक सारे मैंडेटरी नहीं हुए हैं, बट जो कुछ प्रमुख मॉड्यूल्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड करना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स करना चाहते हैं तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स करनी पड़ेंगी। अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स में काम करते हैं तो आपको कमोडिटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करते हैं तो उसके लिए लेवल 1 लेवल 2 है। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रिसर्च एनालिस्ट का मॉड्यूल है। ये सारे मैंडेटरी मॉड्यूल्स हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मॉड्यूल्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे कमोडिटी वेयर हाउसिंग का है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स उन्होंने लॉन्च किया है। तो आज आप देखोगे ये मॉड्यूल्स और बढ़ेंगे। तो जब मैं बात करता हूँ NISM एग्जामिनेशंस की, तो ये नॉन निगोशिएबल होते हैं बहुत सारी कंडीशंस में। देखिए जब मैं अपनी कंपनी के लिए हायरिंग करता था तो कंपनी का कहना होता था, HR का कहना होता था, ह्यूमन रिसोर्स का, कि एक बंदा है जिसके पास में बहुत नॉलेज है लेकिन उसके पास में रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन नहीं है। अगर हम उसे जॉब में रख लेते हैं और वो अगर एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करता है तो मेरा एक कंप्लायंस का इशू आएगा। प्लस क्योंकि मैंने उसको हायर किया हुआ है, मैं उसको तुरंत फायर भी नहीं कर सकता। तो कंपनी ने क्या पॉलिसी बनाई? कंपनी ने कहा हम उसे ही शॉर्टलिस्ट करेंगे जिसके पास में रिक्वायर्ड नॉलेज भी हो और साथ साथ में सर्टिफिकेशन भी हो। तो इससे हमें समझ में क्या आया? देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं पे जॉब करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड NISM के एग्जामिनेशन पास करना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अभी एक बार हमने कैंपस हायरिंग की, तो जब हम कैंपस हायरिंग कर रहे थे, MBAs को हायर कर रहे थे, तो जो हमारी टॉप अथॉरिटी थी, प्रेसिडेंट की तरफ से ये आया कि उन्हें कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम पास करना होगा, NISM का कॉमन डेरिवेटिव एग्जामिनेशन। तो हमने उन्हें ऑफर लेटर तो दिया, लेकिन वो जो ऑफर लेटर था वो कंडीशनल ऑफर लेटर था। कंडीशनल ऑफर लेटर का मतलब कि हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, आपकी ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सपोज 2 महीने बाद की। अब आपके पास में ये 2 महीने हैं जिसमें आपको कॉमन डेरिवेटिव्स के एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। अब आप सोचिए ये कॉमन डेरिवेटिव एग्जामिनेशन क्या हुआ और ये ज़रूरी क्यों हुआ? तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि NISM के एग्जामिनेशन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो जब हमने एक क्वेश्चन किया प्रेसिडेंट से कि आपने कॉमन डेरिवेटिव एग्जामिनेशन पे स्ट्रेस क्यों डाला है, तो उन्होंने कहा कि देखो जब ये कॉमन डेरिवेटिव एग्जामिनेशन होता है वो इक्विटी डेरिवेटिव भी देता है, करेंसी डेरिवेटिव भी देता है और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। एक बार में एक एग्जामिनेशन के थ्रू आपको 3 सर्टिफिकेशन मिलते हैं। तो अगर आप किसी को MBA के आधार पे हायर कर रहे हो तो क्या वो ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकता? अगर वो एग्जामिनेशन क्लियर कर देता है तो आपको एक एम्प्लॉय के साथ में 3 सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। तो अब आप सोचिए कंपनी किस तरीके से सोचती हैं। तो जब कंपनियां ये देख रही हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सर्टिफिकेशन क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको अभी एक एक्सप्लेनेशन दिया कि पहले NCFM आया था, तो जब कोई एग्जामिनेशन नहीं होते थे तब NCFM के ही एग्जामिनेशन होते थे, और जब NCFM के एग्जामिनेशंस होते थे तो उसके बेसिस पे आपको टर्मिनल या कोई और चीज़ ऑपरेट करने का अधिकार मिलता था। लेकिन जब NISM आ गया तो NISM मैंडेटरी हो गया और NCFM ऑप्शनल हो गया, क्योंकि ऐसे भी अगर मैं BSc का टर्मिनल यूज़ करना चाहूँ तो उसमें NCFM के एग्जामिनेशन का कोई रोल नहीं होता था, और अगर मैं NSc का टर्मिनल यूज़ करना चाहूँ तो उसमें BSc के एग्जामिनेशन का कोई रोल नहीं होता था। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो NCFM के एग्ज़ाम्स होते हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं 40 से ज़्यादा, क्या इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है?
जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत बारीकी से सारे सर्टिफिकेशन एग्जाम्स को देखा है, डेवलप होते देखा है, लोगों को पास करते हुए देखा है। देखिए, उन्होंने उसको 3 भागों में बांटा है। एक है एंट्री लेवल, फाउंडेशन लेवल, एक है इंटरमीडिएट लेवल और एक है एडवांस लेवल। तो अगर आप एकदम कंप्लीट बिगनर हैं तो मेरी सलाह होगी आप डायरेक्टली NISM का एग्जामिनेशन ना दें। आपको अगर थोड़ा समझना है, आप किसी दूसरी फील्ड से आते हैं या आप एकदम यंग है, तो मेरी सलाह होगी एक फिनेंशियल मार्केट्स बिगनर्स मॉड्यूल होता है, अगर आप उसे देंगे तो आपको फिनेंशियल मार्केट्स के बारे में बहुत कुछ बेसिक तरीके से पता चलेगा। तो जैसे एक फिनेंशियल मार्केट में एंट्री करने वाले व्यक्ति के लिए ये कोर्स है। आपको बिगनर्स में एक बहुत बेहतरीन कोर्स मिलेगा जो कि है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये बताता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। एक बात जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, ये जो NISM का रिसर्च एनालिसिस का एग्जाम है, लोग सोचते हैं कि अगर मैं रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता हूं तो मैं वो एग्जाम देकर ही सारे जानकारियां इकट्ठा कर लूंगा, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके बारे में, उस एग्जाम में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन इसके उलट अगर आप NCFM एग्जाम को देखते हैं तो एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है टेक्निकल एनालिसिस का, एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है फंडामेंटल एनालिसिस का, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा NSC ने क्या किया है कि कुछ दूसरे एजेंसीज के थ्रू मिलके उन्होंने कुछ एडवांस कोर्सेज डेवलप किए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का हो गया, या ऐसे ही मिलते जुलते कुछ और एग्जाम्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं, अकेले नहीं, किसी और के साथ मिलकर। तो फिर बॉटम लाइन क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सबसे पहले NISM और NCFM का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। NISM के मैक्सिमम मॉड्यूल मैंडेटरी इन नेचर हैं, आप उसे एस्केप नहीं कर सकते। अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो कुछ मॉड्यूल्स NCFM के बहुत बेहतरीन हैं, आपको उन्हें कंसिडर करना चाहिए। अब अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं, आप जॉब एक अपने इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, तो अगर आप सिर्फ NISM करके जाते हैं लेकिन आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई है, तो इंटरव्यूअर आपको 2 चीज़ों पे जज करेंगे। एक, आपके पास नॉलेज कितना है, और दूसरा, आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेशंस हैं कि नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये समझ में आया हो कि क्यों NISM और NCFM का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ मॉड्यूल्स NISM के अच्छे हैं और कुछ मॉड्यूल्स NCFM के अच्छे हैं, तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।